कैमरे के सामने सादगी भरा कुर्ता, माथे पर चंदन और बातचीत में भारत माता की जय का उद्घोष। ये है मनोज श्रीवास्तव, वो नाम जो बीते 2 दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पर्याय बन चुका है। कभी सामाजिक संगठनों के मंच से जन्मदिन मनाने वाले कार्यकर्ता आज आरएसएस के अनुशासन से तपकर भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच मनोज जी ने ब्यूरो मंच को एक्सक्लूसिव समय दिया। पेश हैं उनसे हुई बेबाक बातचीत के अंश। मनोज जी, सामाजिक सेवा और राजनीतिक इतने वर्षों से हो रहा है, उसके बाद राजनीतिक सेवा में आने का कब और कैसे? सर्वप्रथम अखिलेश जी, आपको ब्यूरो मंच न्यूज की तरफ से आप आए हैं और इस को जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी। और सामाजिक जीवन में राजनीति भी एक सामाजिक कार्य करने का क्षेत्र है और अभी मैं उस तरफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सामाजिक जीवन में काफ़ी वर्ष हो गया मुझको। जैसे तो मैं छात्र राजनीति में भी था लखनऊ विश्वविद्यालय में, लेकिन मैं उसको छात्र राजनीति का अपना अलग विषय होता है। और जब मैं सामाजिक जीवन में मेरा आने का एक हृदय से आया, मैं इसके पीछे कोई लोभ भाव नहीं, ना नाम चर्चा उस पे विषय पे मेरा भाव नहीं था। मेरा दुर्घटना हो गया था कुछ साल पहले और जिसमें मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 85% बर्न होने के बाद भी ईश्वर ने हमें जीवित रखा। तो मुझे लगा कि अगर ये जीवन मिला है तो हमें कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। ये मेरे दिल के अंदर से एक भाव आया और फिर व्यवसाय और दुनिया भर के कार्यों में मैं लगा रहा। और मैंने एक संकल्प था कि कभी ईश्वर इस लायक हमको करेगा तो मैं अपना पूरा जीवन सामाजिक जीवन में ही लोगों के लिए, भलाई के लिए करूँगा। और ये क्षण मेरे जीवन में आया 2011-12 में, जहाँ मैं पूर्णकालिक सामाजिक जीवन है, व्यवसाय और सारी चीज़ों को किनारे कर दिया। और फिर मैंने हर महीने 11 तारीख को मैं अनाज वितरण कार्यक्रम चलाना चालू किया। उसी दौरान आपसे मुलाकात हुई? जी 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 जी। और वो इतना प्रचलित हो गया कि लोगों को अनाज देने का। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा मैं अनाज कब तक बांटूंगा और कब तक मैं दे सकता हूँ, मेरी क्षमता कहाँ तक है। भारतवर्ष के अंदर तो बहुत से गरीबी है। फिर मैंने रोजगार अधिकार कानून, राइट टू जॉब के लिए एक लेख पूरा 364 पन्ने का करीब बनाया और 2014-15 में तत्कालिक राष्ट्रपति मुखर्जी जी को, प्रणोदा जी को मैं मिला और उनको बताया मैंने। और उन्होंने 15 मिनट का समय दिया था मुझे। और लेकिन वार्ता के दौरान 1 घंटा 45 मिनट वो हमारी, क्योंकि वो भी अर्थशास्त्री थे और रोजगार कैसे 100% लोगों को दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। एक्चुअली वो उसका हिंदी रूपांतरण राइट टू जॉब था, वो उसे नौकरी से कनेक्ट कर रहे थे। मैंने उनको बताया और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है। मेरी पूरी योजना को उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेजा। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता कि आज आप कौशल योजना जो देख रहे हैं, कौशल विकास योजना, कि वो मेरा ही किया हुआ है। आज रोजगार अधिकार कानून की जो बात मैंने आज से 10-15 साल पहले कही थी, वो मैंने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना तो मुझे बड़ा संतोष हुआ और ये चल रहा है था तब से। जी। तो ये पंच परिवर्तन यात्रा आपने निकाली थी जी, जो दिल्ली से लखनऊ तक थी। जी जी। उसमें आपने इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी आपकी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। पंच परिवर्तन यात्रा संघ के 100 वर्ष पूर्व होने पे ये एक संस्था, उस पर बहुत सी संस्थाएं थी जो चली और अपने आप में 100 वर्ष का सफर तय करना
और इस सफलता के साथ करना अपने आप में बहुत बड़ा विषय था। और ये इनका जो 5 विषय है, जो जिसको लेकर वो उन्होंने आगे योजना बनाई, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। परिवार कुटुंब हो गया, पर्यावरण हो गया, नागरिक कर्तव्य हो गए, ये जितने भी विषय थे वो एक आम जनजीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये मेरे दिल को छुआ, तो मुझे लगा कि इसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे जो है एक यात्रा निकालनी चाहिए। तो दिल्ली से मैं लखनऊ तक की ये यात्रा किया, इसमें काफी लोग जुड़े, मिले, बीच में मैंने कई जगह सभाएं की। करीब मुझे लगता है कि इस बीच में मैं 8 से 9 सभाएं किया। संभल जैसी जगहों पे हमने सभाएं की, लखनऊ में हमने समापन सरस्वती शिशु मंदिर में किया। जो ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को बता सकूं कि क्या है। यानी कि राजनीतिक कोई ऐसा नहीं मामला था? देखिए, राजनीति से कोई इसका मेरा ये विषय नहीं था, ये सिर्फ सामाजिक विषय था। और राजनीति पे पैनी नजर रखता हूँ, उस पर विचार विमर्श करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं राजनीति में हूँ। राजनीति होता तो मैं सिर्फ राजनीति की बात करता, सामाजिक कार्य क्यों करता। ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप अपनी ही एक पार्टी शायद बनाई थी, उसमें आपने लखनऊ से लोकसभा नहीं 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 लो इसलिए नहीं, मैं वो मैं बताऊं, वो जनता पार्टी लोक जयप्रकाश नारायण जी की जो जनता पार्टी थी, और वो जनता पार्टी जहां सभी पार्टियों का विलय हो गया था। और 2012-13 में मैंने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी उस जनता पार्टी को बीजेपी के अंदर विलय कर रहे थे। तो मैंने एक ऐसे रैंडमली मारा कि निर्वाचन आयोग के पास की, नहीं साहब आप हमें आप दीजिए। तो फिर वो सुब्रमण्यम स्वामी के साथ समझौता के तहत मुझको जो है वो जनता पार्टी मिली थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और बाद में मुझे समझ में आया कि अपनी मूल धारा की पार्टी को ही उससे नुकसान हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बंद करके संघ वैसे जाता, मैं बीजेपी में चला जाता। मैं आज संघ के कई उसमें मैं बैठता हूँ, जाता हूँ, सक्रिय हूँ और पदों पे भी हूँ मैं। जी अच्छा, अभी एक ये मिशन आपका चल रहा है, जी। हमारा जुड़ाव हमारा अधिकार। हमारा और इसमें मनोज जी मंदिर मिशन में जो चल रहा है जी और जो उसमें आपका ये कहना है कि पूरे भारत में लगभग 4 लाख मंदिर हैं जी और वहां से चढ़ावा लगभग 10 लाख प्रति वर्ष आता है। 10 लाख करोड़, करोड़ 10 लाख करोड़। जी। तो इसमें आपका क्या कहना है और इस मिशन में कितना आप अभी? ये मिशन अपने आप में उतना ही शुद्ध है जितनी गंगा जल। और ये लूट आज से नहीं हो रही है, 1000 वर्ष से हो रही है। हमारे यहाँ सबसे पहला आक्रमण सोमनाथ मंदिर का हुआ, सिर्फ धन को लूटने के लिए। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ बाहर के लोग आए और उन्होंने यहाँ पे काबिज हुए, तो उन्होंने हमारे मंदिरों को ही मुख्य आय का स्रोत बनाया। चढ़ावा हमारा और लाभ दुनिया का। और अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने भी यही किया। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने भी ये ईसाई मिशनरी को इससे दूर रखा, इस्लामिक व्यवस्थाओं को भी दूर रखा, सबको उन्होंने इससे हटाया। लेकिन हमारे ही धर्म के, हमारे ही चढ़ावे के पैसे से वो दुनिया भर के दानवीर बनते चले आए। और अफसोस ये है कि आजादी के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। आज पूरे भारतवर्ष में 4 लाख मंदिर मठ हैं लगभग। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 2-4-5 आगे पीछे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और लगभग 10 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष वहां पे चढ़ावा आता है, जो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। और रखे, लेकिन उस पैसे से अगर सिर्फ हिंदू हित पे खर्च हो रहा होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। और मुझे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, अपनी सरकार से पूरा भरोसा है कि वो हमारे इस अधिकार को, आज सबसे दयनीय स्थिति भारतवर्ष के अंदर है तो हिंदू समाज की। चाहे जितने भी धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, सिर्फ वो हिंदू समाज से कर रहे हैं। हिंदू समाज में ही सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा पिछड़ापन है, सबसे ज्यादा जो है जातीय भेदभाव से ग्रसित समाज है। अगर हम संपन्न होते, और हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर हमारी पुरानी व्यवस्था जो आज से 1000 वर्ष पहले थी, हर मंदिर एक दूसरे मंदिर से कनेक्ट था, हम वो मंदिर हमारा शिक्षा का केंद्र था, मंदिर हमारा चिकित्सा का केंद्र था, मंदिर हमारे रुकने की व्यवस्था थी।
लेकिन उसको ध्वस्त करके हमारी धार्मिक आस्थाओं को आघात पहुंचाने का काम हुआ है। अगर आप सोचिए, भारत का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वो है, अगर वो भारतीय है, अगर वो उसको पूरा पैसा वो मंदिर के पैसे से वो पढ़ता, तो मंदिर के प्रति उसकी अगर आस्था नहीं भी है तो उसकी आस्था डेवलप होती है। अगर उसका चिकित्सा की व्यवस्था अगर मंदिर के चढ़ावे से होता तो मंदिर के प्रति आस्था उसका बढ़ता। आज नास्तिकों की एक बड़ी सीमाएं बनती जा रही है और हमारा सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। रोजगार भी इसमें शामिल है। रोजगार है। आप ये मुस्लिम समुदाय को हमारा पैसा ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। अगर ये पैसा हमारे हिंदू समाज के बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण मिले व्यवसाय करने के लिए, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी व्यवस्थाएं बदल सकती है। और हकीकत में विश्व गुरु भारत को बनना है तो ये व्यवस्था लागू करनी पड़े। कमी आएगी। जो लोग धर्म परिवर्तन करके गए हैं वो उनका घर वापसी स्वतः होगा, क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो किस लिए करा रहे हैं? वो सिर्फ धन के आधार पे करा रहे हैं, अभाव में करा रहे हैं। गांव में आप जाइए, मैं तो बहुत जगह भारतवर्ष में घुमा हूँ, पैरासीटामॉल और डिस्प्रिन की दवाइयों में पानी मिलाकर उनको देकर जो है उनको उनके धर्म आस्थाओं के संग खिलवाड़ हो रहा है। आज जो लोग बोलते थे हैं कि मंदिर से जो है क्या लाभ, यहाँ पे हॉस्पिटल और बना दो और ये विद्यालय बना लो, यही मंदिर जो है, जब आपके हॉस्पिटल और मंदिरों का निर्माण का कारक बनेंगे तो भारत के लोगों की सोच बदलेगी। अच्छा मनोज जी, सरकार से तो आप संतुष्टि हैं, और आपकी दृष्टि में जो है प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? क्षेत्र का प्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र का पालक होता है। जनता उसको जीता के भेजती है। लेकिन अगर वाकई में एक जनप्रतिनिधि का 24 घंटे का काम है, जैसे एक थाना अध्यक्ष अपनी ड्यूटी 24 घंटे देता है, इस प्रकार से जनप्रतिनिधि 24 घंटे की उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। नियम यह है कि उसके पास एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, और हकीकत और उस प्लस वो वेट ना करे कि हम उसके क्षेत्र में उसके पास जाके जनता मिले। एक विधायक प्रतिनिधि को हर वार्ड, हर क्षेत्र, हर ब्लॉक के अंदर जो है एक समय निर्धारण करना चाहिए कि हम वहां पे जाएं और लोगों से एरिया वाइज जो है वो लोगों से मिलें। विधायक प्रतिनिधि का एक काम और होना चाहिए कि रोजगार के प्रति जो है वो जागरूक हो। विधायक, अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज, छोटा सा एक मैनेजमेंट उसका टीम होता है, और वो हर साल अपने बच्चों के पढ़े हुए बच्चों को जो है अपने यहाँ प्लेसमेंट कंपनियों को बुला के बच्चों का प्लेसमेंट करवाता है, जो सिर्फ एक ही सेगमेंट के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे हैं। अब विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काम विधायक करे तो सोचिए बेरोजगारी हमारे पास टिक पाएगी? हर विधायक पालक का काम करे तो एक विधानसभा में एक बेरोजगार नहीं बच सकता। सरकारी योजना को वो जमीन तक पहुंचाने का काम करे, और इस तरीके से चीजों को अगर उतारे तो मुझे लगता है कि 100 साल तक इस सरकार को कोई हिला नहीं सकता। अब मुझे अफसोस है कि जनप्रतिनिधि उस तरीके के कार्य नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। मनोज जी, अब वीरमंच न्यूज के दर्शकों को या कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं और जिस समुदाय से भी हैं उसको आप देख रहे हैं, हमारे इस अभियान में जो समर्थ हिंदू समर्थ भारत अभियान है, जो मंदिरों का पैसा है, और मंदिरों का पैसा सिर्फ हिंदू हित में खर्च हो, इस अभियान में आप हमें सहयोग करिए, मेरे साथ आइए। और अगर कोई मुस्लिम भाई भी इसको देख रहा है तो उनसे भी आग्रह है कि वो भी बूथ पे चढ़े हुए धन का प्रयोग करेंगे तो आपका ही जो है ये धार्मिक कृत आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने किया है वो नष्ट नाबूद हो गए। लोधी वंश ने ये काम किया, वो बर्बाद हो गया। बाबर आए, पूरा मुगलिया वंश बर्बाद हो गया। उसके बाद आज आप ये देखिए कि पूरे विश्वविद्यालय और कहीं पर भी आपकी जो स्थितियां हैं, आज इस्लाम फिर से खतरे में वाकई में है। अगर उसको भी रोकना चाहते हैं तो आप इस तरीके के सरकारी ख्याल में आप स्पष्ट करिए कि साहब हमको मंदिरों का पैसा नहीं चाहिए, वो हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। ये मेरा मैसेज।
तो नमस्कार मनोज जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।